हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के वीडियो में बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सेट नंबर 1 की। दोस्तों एसएससी के द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था नवीनतम पाठ्यक्रम, जिस पर पूर्णतः ये आधारित और तैयार किया गया सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता चलेगा कि 20 प्रश्न किस लेवल के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए रुकमणी पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया यह बुक है। कुल इसमें देखेंगे हम लोग 30 सेट। इससे पहले हम लोग एक हिंदी का सेट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी छात्र ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखते चलेंगे, ठीक। और जीके जीएस का आज ये पहला सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप में से किसी भी छात्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट तो जरूर ही करना है, जैसे हम लोग फोटो को आप लोग लाइक कमेंट करते रहते हैं फेसबुक पे। वैसे यहाँ थोड़ी ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ आपके नौकरी की बात हो रही है, तो उसके लिए तो लाइक बनता है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेट का एक शानदार प्रश्न के साथ। दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? यानी आपसे सवाल पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आप या तो कॉपी में उत्तर रखें या फिर कमेंट बॉक्स में। लेकिन जब वीडियो समाप्त होगा तो R फॉर राइट और W फॉर रॉन्ग करके, मान लीजिए आपका 10 प्रश्न सही होता है, 2 प्रश्न गलत होता है, तो आप लोग ऐसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका देंगे, ठीक। जैसे हम लोग 30 सेट पे पहुंचेंगे तो आपका ये जो 10 प्रश्न सही हुआ है ना, ये 15 प्लस सही होने लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जब इसकी स्थापना की जा रही तो कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो उस समय हर्षवर्धन के द्वारा आर्थिक मदद किया गया था और कुछ पाल वंश के द्वारा भी मदद किया गया था, ठीक। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों जब ये बन के तैयार हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, तो इस पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी। नाम याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी ने 1199 से लेकर 1200 के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला किया और इसको ध्वस्त भी किया था। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? दोस्तों संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था HVR अयंगर को। किसको? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। हालांकि और भी सेट प्रैक्टिस जब मैंने कराया है तो उसमें आपसे संविधान सभा के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट को बता दिया है। जैसे कि संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई 1946 में ही, और इसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों सर VN राव जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे होंगे, ये क्या थे दोस्तों? यह संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं, सर VN राव। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HVR अयंगर जो है संविधान सभा के सचिव नियुक्त हुए थे, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी जो है 76 अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों ये महान्यायवादी जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है।
लेकिन मतदान का अधिकार इसको नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको दिख रहा होगा भारत के महाधिवक्ता। दोस्तों, अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य जो है उसके राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे 165 में। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? ऑप्शन 125 डेसिबल, 85 डेसिबल, 110 डेसिबल या फिर 174 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब 85 डेसिबल तक की होती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब साधारण बातचीत होती है इसमें ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने की जरूरत जब रहती है उस समय उसके लिए 50 डेसिबल की ध्वनि की जरूरत होती है एक सोए हुए आदमी को जगाने के लिए। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक क्या होता है? बेल एवं डेसिबल, ये भी आपको याद होगा। अच्छा, 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि में लगातार रहने पर व्यक्ति बहरा हो सकता है। यानी कि 95 डेसिबल या इससे ज़्यादा में अगर कोई व्यक्ति लगातार रहता है तो उसकी कान खराब हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पद त्याग करना चाहता हो तो वह अपने त्याग पत्र जो है किसको प्रस्तुत करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अगर समय से पहले त्याग देना चाहते हैं तो त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आपके लिए एक प्रश्न मैं दूं, आपको बताना है कि अभी वर्तमान में भारत का लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। उससे पहले थोड़ा सा एक फैक्ट जानते हैं दोस्तों। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। दूसरा अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए, एम अनंत शयनम अयंगर, ये है दूसरे आपके लोकसभा अध्यक्ष। हालांकि पहला इंपॉर्टेंट है गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखेंगे, यह प्रश्न बार बार पेपर में दिखता है। नेक्स्ट, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो बिल्कुल रिपीट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है अक्षांश का 1 डिग्री। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या फिर कॉमनवेल्थ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया अखबार है इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, इसकी शुरुआत उन्होंने 1903 में किया था दक्षिण अफ्रीका में, और महात्मा गांधी सन 1983 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1983 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ रंगभेद की नीति के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। बात करें दोस्तों नेशनल हेराल्ड, ये किसकी पत्रिका है? तो आप बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का है, JL नेहरू। कॉमनवेल्थ आपको याद होगा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसके प्रथम राजवंश कौन था? तुलु, सालो,
संगम या फिर आरविडु। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, संगम वंश जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे विजयनगर के बारे में, जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें 1336 में किया गया। किसके द्वारा? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? दोस्तों जो सिक्किम है यह नेपाल के साथ तो सीमा साझा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, और नेपाल जो है, सिक्किम जो है चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों। तो सिक्किम बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश जो है 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा से, ठीक। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है सबसे लंबी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आल्प्स। याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में स्थित है आल्प्स। नेक्स्ट, मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरी धरोहर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देश का पहला जैव गांव यानी बायो विलेज दसपारा कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि जैव गांव जो कि बना था दसपारा किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 32 का राइट आंसर त्रिपुरा। जैव गांव घोषित किया गया दसपारा को, और ये दसपारा किस राज्य का है? तो त्रिपुरा में स्थित एक गांव है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर आपने लगातार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल्स में बात किया था इस प्रश्न के बारे में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति। तो दोस्तों याद रखेंगे मुद्रास्फीति का डिफिनीशन कि मुद्रास्फीति एक वह अवस्था है, वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। इसको ही मुद्रास्फीति बोलते हैं, और इसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है हमारे देश पे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जैसे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग जो है और धनी होते जाता है, और निर्धन वर्ग जो है और निर्धन होते चला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? आपके ऑप्शन है फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण की वजह से लोहे की वस्तुओं में जंग बनने लगती है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। लोहे पे जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है दोस्तों? तो आप बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन है लोहा पे जंग लगना। आप लोग से मैं एक सवाल करूं, चलिए उसके पहले एक और बात आपको बता देता हूं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण। अब बात करेंगे आपसे कि आप एक सवाल का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सवाल है आप लोग से कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो इसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वजन बढ़ता है, घटता है या बराबर रहता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है फंगल बॉर्न डिजीज।
ऑप्शन है कॉलेरा, तपेदिक, प्लेग या रिंग वार्म। यानी कि फंगस, कवक के द्वारा कौन सा बीमारी होता है मनुष्य में। देखिए कॉलेरा, तपेदिक और प्लेग ये आपके जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया से होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रिंग वार्म जो है दोस्तों यह कवक जनित रोग है जो कि मनुष्य में होता है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद को भेजने की घोषणा की है? तो 2022 में अपना पहला रोवर भेज रहा है राशिद नाम से कौन सा देश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों अपना पहला चंद्रमा पर रोवर भेजा जा रहा है जिसका नाम क्या है? राशिद। नाम याद रखेंगे नवंबर 2022 में। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट सवाल का। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस है यह मनाया जा रहा है इंदौर में 2023 में। याद रखेंगे कहाँ? इंदौर में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक दोस्तों लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन। आप लोग को पता है दोस्तों लाइकेन से ही आपका लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। कौन सा लाइकेन? तो रोसेला नामक लाइकेन से आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है। दोस्तों अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में बदल देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, जबकि जो क्षार होता है दोस्तों वो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। ये दो प्रश्न आपको याद रखना है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम तो याद रखेंगे केवल एक पृथ्वी, यानी वन ओनली वन अर्थ। याद हो गया? 2022 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। आइए बात करते हैं कुछ ऑप्शंस के बारे में, जिसमें आपको दिख रहा होगा 8 जून। दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। बात करें 8 सितंबर का तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है 8 सितंबर को। 10 नवंबर की बात कर लेते हैं, शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। आइए बात करते हैं अगले सवाल का, और आज का हमारा यह अंतिम सवाल है। आप लोग स्कोर जरूर बताएंगे दोस्तों, और यह प्रश्न आपके लिए रहेगा। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? यानी अवतल दर्पण की बात की जा रही है, उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा कब आभासी एवं सीधा बनेगा? आपके 4 ऑप्शन सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। और भी वीडियो के दौरान जितने भी प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपको वह प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।